नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। लंबे समय बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई, जिससे इसमें निवेश भी काफी ज्यादा आकर्षक हो गया है। पर क्या ये निवेश पोस्ट टैक्स रिटर्न और बढ़ती महंगाई को देखते हुए वाकई फायदेमंद है? जानेंगे सीनियर सिटीजन के लिए फायदे के निवेश विकल्प। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। बजाज कैपिटल में फाइनेंशियल वेलबींग के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। अनिल जी और फिरोज, बहुत स्वागत आप दोनों का करते हैं आज की इस खास पेशकश में। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स नए साल की शुरुआत में ही सरकार ने तोहफा दिया। हालांकि हर एक स्कीम तो नहीं, पर कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स की ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं, जिसमें आज हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक डेफिनेटली सीनियर सिटीजन से है। अनिल जी, वाकई अब आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, कीपिंग इन माइंड बढ़ती महंगाई और ब्याज दरें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, ये सीनियर सिटीजन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है? हाँ, देखिए, काफी राहत की बात तो है। जहां कहीं भी एक क्रेडिट ड्यू हमें देना चाहिए, सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने थोड़ा ध्यान रखा इस बात का कि सीनियर सिटीजन्स की थोड़ी सी सिचुएशन है उसकी थोड़ा इंप्रूव किया जाए। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि 7.4 था इसमें ब्याज 30 सितंबर तक। 1 अक्टूबर को बढ़ा के किया गया था 7.6, अब उसको बढ़ा के किया गया 8%। तो ये अच्छी बढ़ोतरी है 40 पैसे की, यानी कि 15 लाख रुपए अगर कुछ करता है इन्वेस्ट, तो उस पर 6,000 रुपए साल के एक्स्ट्रा बनते हैं, तकरीबन 500 रुपए महीने के। तो उस हिसाब से सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी खासी एक एक्स्ट्रा रकम बनती है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज ये याद दिला दें स्वाति सबको कि महंगाई भी साथ ही साथ थोड़ी सी कम हुई है, जिसको हम जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी जो है अभी 5.88 पे आ गया है। तो हम हमेशा से ये समझाते आए हैं सीनियर सिटीजन्स को कि उनको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। वो 3 चीजें क्या हैं? पहली तो ये कि सेफ्टी होनी चाहिए, जो कि इसमें बिल्कुल बरकरार है। 100% सेफ स्कीम है, ये सरकार की स्कीम है। दूसरा क्या है? लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसमें लिक्विडिटी 1 साल के बाद मिल जाती है, 1 साल के बाद आप चाहो तो पैसा निकाल सकते हो। और तीसरा क्या है? रिटर्न। रिटर्न कौन सी होनी चाहिए? इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। तो अभी क्या है, इन्फ्लेशन है 6% और ये दे रही है 8%, तो इन्फ्लेशन को भी बीट कर दिया। तो इस तरह से तीनों मापदंड पे खरी उतरती है ये स्कीम। तो अब हमारे हिसाब से तो हर एक सीनियर सिटीजन को बिना ज्यादा सोचे इसमें निवेश करना चाहिए। अगले 5 सालों के लिए तो अपने भविष्य को वो सुरक्षित कर लें। ओके, तो वोट्स अप अनिल जी का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए। पर अक्रॉस द बोर्ड सीनियर सिटीजन के लिए फिरोज, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि 60 एक नई इनिंग की शुरुआत है, जिसमें अगले और 20-25 साल के लिए हम महंगाई से मात देने वाला निवेश या फिर एक सिक्योरिटी ढूंढते हैं, खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए। उसके लिहाज से स्पेशली अगर मैं इस पर्टिकुलर स्कीम की ही बात करूं, उसमें इस ब्याज बढ़ोतरी से कौन से वर्ग को, सीनियर सिटीजन्स में भी कौन से वर्ग को ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नमस्कार स्वाति जी। देखिए, अगर इसकी जो फायदा है, इसका फायदा ज्यादातर उन लोगों को होगा जो लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में हैं। अगर आप कोई हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, क्योंकि ये टैक्सेबल है ज्यादा, माना कि रिटायर्ड लोग की जनरली इनकम्स कम होती हैं, बट काफी लोग कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनसे इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट्स की इनकम होती है, काफी बार एफडीओ की इनकम होती है। तो इसमें अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो 8% पे अगर आप 30% या 33% सेस मिला के और सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है, तो 31 to 33% अगर आप टैक्स दे देते हैं, तो आप आ जाते हैं 8 माइनस 2.4, तो 5.5 पे आ जाते हैं। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपके लिए ये स्कीम की जरूरत इतनी नहीं है, क्योंकि अगर आप टारगेट मैच्योरिटी फंड डेट की लेते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर आप 3-5 साल लॉक इन करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही पैसा देते हैं, तो आपको 6.4-6.5% इंडेक्सेशन के बाद की रिटर्न मिल सकती है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन स्वाति जी, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट उनके लिए रहेगा जो 20% से नीचे की टैक्स ब्रैकेट में है, क्योंकि इनमें पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी टारगेट मैच्योरिटी फंड से बेहतर हो सकती है उन इंडिविजुअल्स के लिए। हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट्स के लिए आई एम श्योर देयर आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स। और टारगेट मैच्योरिटी फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर आप आज 2028 का पेपर वाला टारगेट मैच्योरिटी फंड खरीदते हैं और कोई स्टेट डेवलपमेंट को भी नहीं, स्टेट डेवलपमेंट लोन भी नहीं होते उस पोर्टफोलियो में, तो ऑलमोस्ट 6.4-6.5% की पोस्ट टैक्स पोस्ट एक्सपेंस रिटर्न मिल सकती है। ओके, तो आपने कुछ और ऑप्शंस बताए विद इन सीनियर सिटीजन ही,
जो जहां पर वो एक पोस्ट टैक्स और महंगाई को मात देने वाला रिटर्न अच्छा कमा सकते हैं। ऐसे में अनिल जी, सवाल यही हो जाता है कि हम डेफिनेटली छोटी बचत योजनाओं को तो देख ही रहे हैं, एक अच्छा सुरक्षित निवेश विकल्प है, पर अगर कहते हैं ना एक्स्ट्रा रिटर्न भी चाहिए होता है। हम 60 को कह रहे हैं कि एक नए एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ का एक फेज है, 60 के बाद आप और अपने 20-25 साल देख रहे हैं या 30 साल देख रहे हैं कई लोग। तो 60 के बाद जो इक्विटी का गणित होता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इक्विटी का गणित 60 के बाद किन पैरामीटर्स पे, किन पैमानों पर खरा उतरना चाहिए? कैसे कोई 60 के बाद भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंजॉय कर सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉन्जेविटी इंप्रूव होती जा रही है। हमारी जो जीवन की लंबाई है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही हम अपनी सेहत को भी अब अपना ज्यादा ध्यान रख पा रहे हैं। उसके चलते आपने बोला 20-30, मैं तो मानता हूं कि कई लोग ऐसे हैं कि जो कम से कम शतक लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कम से कम सेंचुरी लगाएंगे, तो 40 साल की प्लानिंग हम कराते हैं अगर कोई 60 पे रिटायर होता है तो। ये जो लंबी अवधि है, इसमें क्योंकि इन्फ्लेशन भी होगा, आपका गुजारा अच्छे से तभी हो पाएगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डेट के साथ साथ, सीनियर सिटीजन स्कीमों के साथ साथ इक्विटी का भी निवेश करेंगे, क्योंकि वहां से रिटर्न आएगी। और वो जो रिटर्न है, जब आगे आने वाले वर्षों में थोड़े आपके महंगाई की वजह से मेडिकल खर्चे वगैरह बढ़ेंगे, तो वहां पे काम आएगी। इसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जो हमने पहले भी कई दफा बताया है। वो हम ये कहते हैं कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए, वो जितना बचता है उतना होना चाहिए आपके कुल जमा पोर्टफोलियो का इक्विटी में निवेश। यानी कि अगर कोई 60 साल के भी हो गए हैं तो ज्यादा बड़ी उम्र नहीं हुई है। हम तो ये मानते हैं कि जो आज के 60 के हैं वो कल के 40 के बराबर है, अपने आप को जवान मानते हैं, और 40 साल कम से कम और जीना है। तो उनको भी कम से कम 100 में से 60 घटा के 40% अपने पोर्टफोलियो का उनको रखना चाहिए इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, जिसमें हाइब्रिड फंड्स हैं, जिसमें एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, जिसमें बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं, जो थोड़े कम रिस्की हैं लेकिन जो रिटर्न है वो सुपीरियर देते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, अभी आप 60 साल के हैं तो 40%, जब 80 के हो जाएंगे तब भी तकरीबन 20%, जब 90 के हो जाएंगे और घटा के उसको कर दीजिए 10%। और कुछ तो हमेशा छोड़ के जाना चाहते हैं अपनी अगली आने वाली जनरेशन के लिए भी, तो वो भी एक अच्छा एक तरीका बन जाता है अपनी लेगेसी प्लानिंग करने का, अपनी वसीयत लिखने का, कुछ पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाने का। तो इक्विटी में डेफिनेटली निवेश करना है, और उसको एक हमने सुचारू तरीके से एक फॉर्मूला को याद रख के जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, उसको शिफ्ट करते जाएंगे डेट में। और ये याद रहे कि ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हाइब्रिड फंड्स, ये बैलेंस एडवांटेज फंड्स, ये एसेट एलोकेशन फंड्स का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया जाए, बांट के पैसा डाला जाए, ताकि आपकी रिस्क ज्यादा ना रहे। और वहां से रिटर्न की जो उम्मीद है वो है तकरीबन 10 से 12% के बीच की, तो वो इन्फ्लेशन बीटिंग हो जाएगी। तो इसी तरह से आप अपनी जो 60 के बाद की जो आपकी अच्छी लंबी लाइफ है उसको सुचारू रूप से आप कंफर्टेबली व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए। बिल्कुल फिरोज, एक एसेट एलोकेशन जो है आफ्टर 60, उसमें आप कुछ अलग राय लेना चाहेंगे, या कोई एक ऐसा फॉर्मूला जो कि जैसे एक अनिल जी ने बताया, आपकी नज़र में एक एसेट एलोकेशन 60 साल के बाद के जो नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए कैसे काम कर सकता है आपकी नज़र में? जैसे अनिल जी ने कहा, एक वो थंब रूल तो बहुत सदियों से चला आ रहा है। अच्छी बात है कि वो आप इक्विटी जरूर रखें। अनिल जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आपको इक्विटीज रखनी चाहिए। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की ऑलमोस्ट 70 इयर्स हो गई है। इंडिपेंडेंस पे ऑलमोस्ट 37-38 इयर्स थी। 75 सालों में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 को इस साल पार कर चुकी है। लास्ट ईयर ही पार कर चुकी थी। तो 70 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और 10 सालों में आई एम श्योर जो आज 60 के हैं, जब वो 70 के होंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 की हो चुकी होगी। सो काफी इंक्रीज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको अपने पैसे को 2 भागों में बांटना चाहिए, और दोनों की रणनीति अलग रखनी चाहिए, क्योंकि सबकी स्थिति अलग होती है। अब जब मैं किसी से मिलता हूं जो HNI है फॉर एग्जांपल, उनकी डायरेक्शन ऑफ थॉट बहुत अलग होगी। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और उनको लगता है कि मैं 40-50 लाख तो खुद की लाइफ में कंज्यूम करने वाला नहीं हूं, तो जो आप इंटरजेनरेशनल है उसको एक दूसरी बकेट में डालें, जो आप खुद अगले 10-15 सालों में कंज्यूम करने वाले हैं उसको अलग बकेट में डालें। ये दोनों पैसे को बांटना और उसकी रणनीति अलग बनाना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। पॉइंट 1।
पॉइंट 2, अगर आप पूरा अगले 10 साल में कंज्यूम नहीं करेंगे तो जो 10 ईयर प्लस बकेट है उसमें ऑलमोस्ट आप 60-70% इक्विटी में जा सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म बकेट है लेस देन 10 इयर्स, उसमें जैसे अनिल जी ने कहा 20-30% ही इक्विटी रखना चाहिए। और 5 साल के नीचे का जो कंजम्पशन है, जो अगर तीसरी बकेट आप डिवाइड करना चाहें, तो उसमें आप 100% डेट रखें और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करके उसमें से अपनी कंजम्पशन करें। सो 3 बकेट्स, इंटरजेनरेशनल, मोर देन 10 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स, और जो बचे पैसे हैं वो आपको डेट में रखने चाहिए। ये कस्टमाइज स्ट्रेटजी होगी, वन साइज फिट्स ऑल। अगर आप रिटेल निवेशक हैं, ज्यादा एक्यूमुलेटेड नहीं है, तो अनिल जी ने जो राय दी, आई एम कंप्लीटली इन सिंक विद दैट। अपार्ट फ्रॉम हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात की, अनिल जी आपने बोला कि कुछ पैसा होना चाहिए कि आप इक्विटी में डालें। हमने देखा था कि सीनियर सिटीजन और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये 2 ऐसी स्कीम्स है सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर, ये रेट्स अट्रैक्ट करते थे, जिसमें सीनियर सिटीजन अब उससे अच्छे इंटरेस्ट रेट पर अब ऑफर हो रहा है इस क्वार्टर के लिए। उसके अलावा काफी ज्यादा चर्चा फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड की होती है। अनिल जी, आपकी नजर में ये सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, इसमें ना मैं दोबारा से उस टॉपिक पे आऊंगा जो कि उन्होंने भी बात करी कि सीनियर सिटीजन हमारी कंट्री में ना 3 तरह के हैं। देखिए, 5% तो ऐसे हैं जो कि 30% ब्रैकेट से ज्यादा है, अमीर है, वो 10 लाख से ज्यादा उनकी कमाई है, पेंशन मिलती है उनको लाख 2-2 लाख रुपए। 5% सीनियर सिटीजन ऐसे हैं। फिर 10% सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो कि टैक्स देते हैं लेकिन वो 20% कैटेगरी में आते हैं। और 85% सीनियर सिटीजन, स्वाति जी सुनिए ध्यान से, अगर 100 लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, 85 सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो कि स्कूल टीचर रिटायर हुए हैं, किसी छोटी रेलवे से रिटायर हुए हैं, उनको टैक्स नहीं लगता है। तो अब ये 3 तरह के जो हो गए, इनकी रिक्वायरमेंट तीनों की अलग अलग है। अब पहले अगर हम बात करें कि जो हाई टैक्स ब्रैकेट में है, जो 5% है, उनके लिए तो वो सब इक्विटी, उनके लिए ये जो स्कीमें हम बात कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन वगैरह टैक्स देने के बाद उनको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, उनको फिर यूज करना पड़ेगा स्कीमें जैसे कि ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की हमने बात करी, इसमें भी ये भी टैक्सेबल है, तो टैक्स देने के बाद इसमें भी रिटर्न कम रह जाती है, उनको जाना पड़ेगा SWP इंडेक्स फंड्स की बात। लेकिन क्योंकि अब आपने प्रश्न पूछा है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के बारे में, ये एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है जो कि 95% सीनियर सिटीजन को बहुत ही सूट करती है। क्यों? क्योंकि जिनको टैक्स ज्यादा नहीं पड़ता है, आज की तारीख में अभी इसका ब्याज बढ़ के हो गया है 7.35%। और ये सोवरेन बॉन्ड्स हैं। सोवरेन बॉन्ड का मतलब क्या है कि इसकी सेफ्टी इतनी ज्यादा है कि हम बता भी नहीं सकते आपको कितनी इतनी सेफ्टी है, हाईएस्ट सेफ्टी है इसकी, बताइए, बैंक FD से भी 100 गुना ज्यादा। और 7 साल की स्कीम है, सिर्फ 7 साल की, हर 6-6 महीने इसमें ब्याज मिलता है। और देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है हमारी कंट्री में, इसको बोलते हैं हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC। उसके मुकाबले में इस स्कीम में सरकार के द्वारा 35 पैसे ज्यादा ब्याज दिया जाता है। वहां पे अभी ब्याज बढ़ा के करा गया 7%, पर इसमें कर दिया गया 7.35%। और हमने अभी जिक्र किया था कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है 5.88%। तो अगर आपको टैक्स की ज्यादा चिंता नहीं है तो 7.5 भी आप कमा रहे हैं, अगर साल में 2 बार ही साल में मिलता है, तो बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें सबसे बड़ी बात है स्वाति, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। ये देखिए, इससे मुंह में पानी आता है कि आप 50,000 रुपए करिए या 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख। जबकि बाकी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जिससे हमने शुरुआत करी थी आज की चर्चा, उसमें 15 लाख रुपए की लिमिट है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की भी आपने बात करी, उसमें भी 15 लाख रुपए की लिमिट है। लेकिन ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है, इसमें ना तो कोई उम्र की सीमा है, ना कोई अमाउंट की सीमा है। उसके चलते ये एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। हर एक इंसान को इसमें सोचना चाहिए जो कि हाई टैक्स ब्रैकेट में नहीं है और सेफ्टी बहुत ज्यादा चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली ये क्लियर अच्छा किया अनिल जी और फिरोज आप दोनों ने ही, कि सीनियर सिटीजन में भी जो अलग अलग कमाने वाले जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो अलग टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनके लिए भी एक अलग प्लानिंग होनी चाहिए। एक फॉर्मूला हर किसी के लिए फिट नहीं होता है, जो दोनों ने बहुत अच्छे से बखूबी समझाया। आज के खास शो में हम बात कर रहे हैं बजाज कैपिटल से, हमारे साथ अनिल चोपड़ा हैं और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के फिरोज अजीज हमारे साथ है। सीनियर सिटीजन्स की प्लानिंग हम करा रहे हैं, खासतौर पर जब छोटी बचत योजनाओं में एक बढ़ोतरी देखी गई, सीनियर सिटीजन्स के लिए तोहफा भी सामने है, पर उनके लिए और निवेश के विकल्प और कहाँ हो सकते हैं जहां पर वो एक बेहतर रिटर्न अपने लिए पा सकते हैं। फिरोज, हम
प्लानिंग की बात कर रहे हैं डेफिनेटली, पर एक होलसम जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग सीनियर सिटीजन्स की होती है, अपार्ट फ्रॉम हम जब इक्विटी डेट के एलोकेशन को देखते हैं, उसके अलावा एक सीनियर सिटीजन को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के और कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है आजकल के टाइम को देखते हुए? आई थिंक देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि अगर सीनियर सिटीजन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने गोल्स को क्लियरली ले डाउन करना, जाहिर सी बात है बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स वो पूरे कर चुके होंगे। बट पॉइंट टू ये है कि उनको आज भी बहुत सारे लाइफ गोल होंगे, क्योंकि 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपके पास वक्त होता है, बहुत सारा वक्त होता है, काफी सारी चीजें जो शौकिया थी जो आप नहीं कर पाए, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं मिलता है वक्त, उसके लिए आपको अलग गोल्स रखने चाहिए, अपने अलग एस्पिरेशंस रखने चाहिए। तो गोल 60 पे खत्म नहीं होते, और एक ही गोल नहीं रहता है रिटायरमेंट। आपको अपनी इंटरेस्ट और गोल्स को वापस रीकिंडल करना है, रिविजिट करना है और एक एस्पिरेशन बनाना है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, गोल के हिसाब से एसेट एलोकेशन करनी है। गोल के हिसाब से अगर एसेट एलोकेशन करेंगे वक्त को मद्देनजर रख के, तो आपकी एसेट एलोकेशन बेहतरीन होगी, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी रिटर्न आने वाली है वो एसेट एलोकेशन पे ही निर्भर करेगी। काफी लोग मैंने देखा है कि वो न्यूज पढ़ पढ़ के या कोई ऐसी गंभीर चीजें पढ़ पढ़ के वो इतने स्केप्टिकल हो जाते हैं कि इक्विटी को जीरो कर लेते हैं, तो उससे तो होगा नहीं। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एसेट एलोकेशन आपको ठीक करना है, उसके लिए गोल प्लानिंग ठीक से होनी चाहिए। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, आपको आपकी रिस्क एपेटाइट को वापस रिविजिट करना पड़ेगा। रिस्क एपेटाइट जब एक मंथली इनकम आती है तो बहुत अलग होती है, जब आपकी मंथली इनकम कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो रिस्क एपेटाइट चेंज होती है। रिस्क एपेटाइट गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन एट रिटायरमेंट। सो दैट्स द थर्ड थिंग। आपको अपना विड्रॉल रेट को मत रखना है कि ओके, फिर उसके पास एक बार फिर से चलेंगे कि किन प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए एक सीनियर सिटीजन को अपना लाइफ आगे चलानी चाहिए। फिरोज, बात पूरी कीजिए अपनी। आप प्लानिंग की बात करते फॉर सीनियर सिटीजन्स। यस, तो जैसे मैंने कहा था कि रिस्क एपेटाइट रिविजिट करनी है, विड्रॉल रेट्स को मद्देनजर रखना है। अगर आपके पास 100 रुपीज हैं, तो आप अगर 5 to 6% ऑफ 100 रुपीज एक साल में कंज्यूम करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। आधा % पर मंथ की विड्रॉल रेट इज नॉट टू हाई। तो दैट्स द फोर्थ आइटम। फिफ्थ आइटम, हेल्थ इंश्योरेंस की जो कवर्स हैं वो आपको जल्दी से खरीदनी चाहिए, क्योंकि जैसे अनिल जी ने भी कहा, महंगाई हेल्थ पे बहुत बढ़ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में 13 to 14% रहा है, और आगे चलते हुए भी और बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल कंट्रीज बहुत इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन देख चुकी है। इंडिया बहुत सस्ता है फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव, तो उसकी प्रोविजन करनी चाहिए। बिल्स प्लेस में हैं कि नहीं है, रजिस्टर हुई कि नहीं हुए। दिस इज द होलिस्टिक 5-6 पॉइंट्स एक इंसान को एट द एज ऑफ 60 एंड सीनियर सिटीजन्स को कंसिडर जरूर करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और क्योंकि मैंने बात की थी कि 60 के बाद एक रेगुलर आय की रिक्वायरमेंट होती है, तो अनिल जी, बहुत पॉपुलर निवेश विकल्प सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हमेशा से रहा है, और आपके साथ भी कई शोज में आपने रेकमेंड किया कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा टूल है जो एक अच्छा रेगुलर आय पाने का एक तरीका हो सकता है। ये अभी भी आप उस पर कायम हैं, और इसके अलावा कोई और भी तरीके हो सकते हैं जिससे सीनियर सिटीजन्स रेगुलर आय की अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें? देखिए, ये जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है डेट फंड्स में, ये इस पर कायम रहने वाली बात नहीं। ये तो मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रहेगा। ये कॉन्सेप्ट तो बढ़ता जाएगा लोगों में, धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस कम है। हमारी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आधे घंटे का एक पूरा प्रोग्राम सिर्फ इसी एक टॉपिक पे करें। इतनी ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है। अब जहां तक बात है कि भी रेगुलर इनकम चाहिए, कुछ लोगों को तो पेंशन मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। जिनकी पेंशन नहीं मिलती है उनको हम फिर सलाह देते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम से थोड़ा सा कर लें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से क्वार्टरली कर लें, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना से भी हर महीने कुछ मिल जाएगा उनको, 15 लाख रुपए के ऊपर 9,250 रुपए। लेकिन फिर भी लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। इन सब चीजों का, सारे मुश्किलों का एक ही जो जवाब है वो है SWP इन डेट फंड, जहां पे आप खुद तय करते हैं कि आपने कितना अमाउंट हर महीने निकालना है। अभी जैसे फिरोज जी ने बताया, इतना बढ़िया उन्होंने चीज बात करी, और जो हमारे अपने प्रिंसिपल से भी बिल्कुल लागू होती है कि कितना विड्रॉल करना है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं उनके पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि वो आराम से गुजर बसर कर सके। इसका जवाब हम ये देते हैं कि जो भी आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है उसको 220 से गुणा करिए। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर 50,000 रुपए को हर महीने चाहिए तो आपके पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए हर महीने चाहिए
तो 2,20,00,000 रुपए, उसको रिवर्स करके करेंगे तो आपको 5-6% की विड्रॉल की मिलेगी। और विड्रॉल अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से करते हैं जिसके 3 फायदे हैं, एक रेगुलर कैश फ्लो है, दूसरा एनी टाइम लिक्विडिटी है, तीसरा सुपीरियर टैक्स एडवांटेज है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो, लेकिन ये एक इतना बेहतरीन एक समाधान है, एक सॉल्यूशन है, एक जैसे बोलते हैं एक मतलब बुढ़ापे की छड़ी है कि आप इसके सहारे नॉट ओनली 40, 50, 100, 200, 300 साल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जनरेशनल चल सकता है। नॉमिनेशन के थ्रू आप इसको अपनी अगली पीढ़ी की पीढ़ी तक पीढ़ी इसको चला सकते हैं। तो एसडब्ल्यूपी इन डेट फंड जो है वो उभर रहा है बहुत ही अच्छे विकल्प के तौर पर, और हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस कॉन्सेप्ट को समझें, अपने फाइनेंशियल प्लानर से बैठ के इसकी डिटेलिंग करें, और इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा हम ये सलाह देते हैं कि 50%, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 2 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ रुपए लगाएं आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इन डेट फंड्स में। अगर 1 करोड़ है तो 50 लाख, ताकि आपको एनी टाइम लिक्विडिटी, जिससे आपका बढ़ेगा मेंटल कॉन्फिडेंस, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, उससे आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगी। आप 80 साल के होंगे, लगेंगे 60 साल के ही, क्योंकि आपने एसडब्ल्यूपी करा रखी है, जहां से जब चाहें आप पूरा पैसा, आधा पैसा, थोड़ा चाहिए, जितना चाहिए निकाल सकते हैं। टैक्स का बेनिफिट ले रहे हैं आप, और साथ में रेगुलर कैश फ्लो, ऐसे कि जैसे आपकी तनख्वाह बंद ही नहीं हुई, आपकी पेंशन लगी हुई है, अपने ही पैसों से अपनी ही पेंशन। तो ये कॉन्सेप्ट है एसडब्ल्यूपी इन डेट फंड्स का, जो कि हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल सर। और फिरोज, कुछ फंड्स जो कि आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छे हो सकते हैं, डेट पोर्टफोलियो के लिए और इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए फंड्स और उनकी कैटेगरीज? स्वाति जी, जैसे सीनियर सिटीजन की बात हो रही है तो मैं डेफिनेटली पहले डेट से चालू करना चाहूंगा। IDFC गिल्ड 2027 इंडेक्स फंड, इसमें 97% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। इसकी जो नेट यील्ड है, जो रिटर्न है 6.92% आफ्टर एक्सपेंस है। इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो ऑलमोस्ट आप 6.4% पोस्ट टैक्स की उम्मीद कर सकते हैं अगर 5 साल या 2027 जून, जो 4.5 साल है, तब तक अगर आप होल्ड करें। आदित्य बिरला सन लाइफ का निफ्टी SDL फंड, स्टेट डेवलपमेंट लोन अप्रैल 2027 इंडेक्स फंड, इसमें आपकी जो नेट यील्ड है वो 7% है आफ्टर एक्सपेंस। तो ये 2 स्कीम्स में आप डेफिनेटली सिस्टमैटिक विड्रॉल भी कर सकते हैं, बट इसकी जो मैं रिटर्न्स की इंडिकेशन दे रहा हूं, दैट इज टू होल्ड टू मैच्योरिटी। अगर बीच में निकालते हैं तो वेरिएबिलिटी होती है, FD में बिल्कुल वेरिएबिलिटी नहीं होती है, बट अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही देख रहे हैं तो उसमें भी 5 साल लगते हैं। So these two are the debt funds. Equity category में Canara Robeco FlexiCap, DSP, Equity Opportunities, HDFC FlexiCap, Kotak Emerging Equities and SBI Contra. ये 5 स्कीम्स अगर कोई खरीदता है तो 120 शेयर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं, और ऑलमोस्ट अबाउट 3-4 कैटेगरी, अलग कैटेगरीज विद डिफरेंट AMCs कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ क्रिएट जरूर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सीनियर सिटीजन्स की फाइनेंशियल प्लानिंग, महंगाई को ध्यान में रखते हुए तमाम जरूरतों के हिसाब से आपको कैसे करनी चाहिए, इस पर हमने किया चर्चा। धन्यवाद करेंगे आपका अनिल जी और फिरोज, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।